हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड क्लास 12। तो 1785 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहां पर उन्होंने दो छोटे चार्ज स्फेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी किया यूजिंग टॉर्जन बैलेंस। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक नया लॉ फॉर्मुलेट करा जो कि काफ़ी हद तक रिजेंबल करता था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से। उसका नाम उन्होंने रखा कूलम्स लॉ। तो उन्होंने क्या एग्जैक्टली देखा, ऑब्जर्व किया कि उन दो स्फेयर्स के बीच का वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो डिपेंड कर रही है दोनों के चार्ज पर और उनके डिस्टेंस पर। अब वो कैसे डिपेंड करती थी वो देखते हैं। Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो अगर उन दो स्फेयर्स के ऊपर चार्जेस थे Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली और उनका सेपरेशनल डिस्टेंस था R, तो मुझे कूलम्स लॉ ने बताया जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन था डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द चार्जेस, ऑफ कोर्स वो डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 इंटू Q2। दूसरी चीज मुझे ऑब्जर्वेशन कूलम्स लॉ से ये मिली कि वही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो ये ऑब्जर्वेशन जो थी मुझे कूलम्स लॉ ने दे दी, राइट। तो अगर मैं इनको कंबाइन करती हूँ तो मुझे मिलता है कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से। और मुझे पता है जब तक एक एक्सप्रेशन नहीं मिलता, एक इक्वेशन नहीं मिलती है, मैं इस लॉ को इतना इजीली यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, एक कांस्टेंट लगा दिया। एक्चुअली मैंने नहीं, उन साइंटिस्ट ने भी यही करा कि उन्होंने एक कांस्टेंट लगाया दैट इज K और उसको एक फॉर्मूला बना दिया दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स उनको पता चला कि उस कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड निकला वो था 9 इंटू 10⁹ दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो होती है हमारी परमिटिविटी, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो हमें यहाँ से मिल गया कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन गया था, हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे ये एक कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, राइट। बट ये एक लिमिटेशन थी कूलम्स लॉ की कि एग्जैक्टली जो कूलम्स लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही वैलिड था ना। पॉइंट चार्जेस का जो मतलब वर्ड लिखा था यहाँ पर, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज तब होता है जब भी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस उनके एक्चुअल साइज से बहुत लंबा हो, राइट। अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ इतनी बड़ी और हम उसके ऊपर शायद एक उनके अकॉर्डिंगली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो हम अर्थ से या फिर स्पेस से कोई हमें देखता है तो हम उनके लिए एक पॉइंट सोर्स ही हैं। तो सिमिलरली अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस, दैट मीन्स हम उनको कंसिडर करते हैं हमारा पॉइंट चार्ज। देखते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जितने भी बच्चे हैं जिनको क्लास 11 में वेक्टर्स का जो टॉपिक था वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता था या फिर वो इस टर्म से डरते हैं, तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वो 11th क्लास वाला वेक्टर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस वेक्टर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस को इंक्लूड करना। फाइन, तो मैं लेट कर रही हूँ एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज R, ठीक है। फर्स्ट केस में ले रही हूँ लाइक चार्जेस का, तो लेट अस सपोज कि ये दोनों जो थे चार्जेस वो पॉजिटिव थे, आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, एक ही बात है। अब जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इस केस के अंदर अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो होते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है कि वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा फर्स्ट पॉइंट चार्ज के सेंटर से लेकर दूसरे पॉइंट चार्ज के सेंटर तक। फाइन, तो देखते हैं। अब ये Q1 और Q2 जो है हमारे वो पॉजिटिव चार्जेस है, राइट। पॉजिटिव चार्जेस मींस लाइक चार्जेस, जो मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल करने का क्या मतलब है, जो ये Q1 था वो Q2 को उस तरफ धक्का दे रहा है कि यार तू उधर ही रह मुझसे, राइट। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मतलब जो इसका Q1 का फोर्स है ऑन Q2 वो इस डायरेक्शन में। अब उसको लिखते कैसे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। वेक्टर का फॉर्म आया क्योंकि वो हम डायरेक्शन कह रहे हैं।
किस पर फोर्स लगा, सेकंड पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगा, किसकी वजह से फोर्स लगा, फर्स्ट की वजह से। तो जहां पर भी आप ऐसा साइन देखो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां से कहां तक की है, ऑन टू ड्यू टू वन, टू पर कितना फोर्स है, वन की वजह से। फाइन, ये चीज समझ आई। सिमिलरली अगर मैं Q2 के रिस्पेक्ट में देखूं तो वो Q1 को भी इस तरफ से धक्का दे रहा होगा कि तू मुझसे, तू भी दूर रहे, तो वो इस डायरेक्शन में दे रहा है, राइट। अगेन फोर्स की बात कर रहे हैं तो F, डायरेक्शन की बात करी तो वेक्टर, किस पर फोर्स लगा, फर्स्ट पॉइंट चार्ज पर, किसकी वजह से फोर्स लगा, सेकंड पॉइंट चार्ज पर। अगेन इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, राइट। तो फोर्स के डायरेक्शन समझ आ गई। अब बात करते हैं हमारा डिस्टेंस। यहाँ पर क्योंकि वेक्टर है मतलब हम डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट भी अपनी तरफ से एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें r12 और r21 भी निकालना है, राइट। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं कह रही हूँ ये है डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि वेक्टर था, कहाँ से कहाँ तक का, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो मतलब फ्रॉम 2 to 1, मतलब वो इस डायरेक्शन की बात हो रही है, फ्रॉम 2 to 1 इस डायरेक्शन में। सिमिलरली R21 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 to 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक, वो इस डायरेक्शन की बात हो रही है। फाइन। अब जैसे ही हमारा कूलम्स लॉ क्या कहता था, हमारे फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², यही पढ़ा था हमने। अब मुझे इसको वेक्टर में बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसको लगा देना है एक वेक्टर का साइन। किससे बात कर रही हूँ, पहले मैं बात करती हूँ 1 से लेकर 2 तक की, राइट। तो मतलब 2 1 की बात हो रही है कि 1 ने कितना फोर्स लगाया 2 पर, तो F21 की क्या वैल्यू हो रही है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हमारे स्केलर क्वांटिटीज होती थी, R जो था हमारा वेक्टर था, राइट। अब वो क्या है एग्जैक्टली, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 1 के डिस्प्लेसमेंट की, एग्जैक्टली वही लिख दिया। पर अगर आपको थोड़ा सा भी अगर 11th क्लास याद हो तो हमें एक यूनिट वेक्टर भी साथ में लगाना होता था जो कि मुझे डायरेक्शन बताता था, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे पॉइंट, सेकेंड पॉइंट चार्ज से बात करूं जिसका फोर्स था 1 2, वो भी सिमिलर ही होगा, बस और बस हमारी जो थी उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का वेक्टर 1 2 एंड R की यूनिट 1 2। तो ये है मेरी प्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले हम लोग सिर्फ इन दोनों के बीच की बात करते थे कूलम्स लॉ के अंदर कि इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लग रहा है। वेक्टर के अंदर मुझे इंडिविजुअली देखना होता है कि फर्स्ट सेकंड पे कितना फोर्स लगा रहा है या सेकंड फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, राइट। तो ये तो था हमारा इंडिविजुअली लाइक चार्जेस की बात। अब सपोज अगर मेरा एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, मतलब अब अनलाइक चार्जेस की बात हो जाए, राइट। तो मुझे पता है कि फोर्स ऑफ 2 1 भी यही रहने वाला है, फोर्स ऑफ 1 2 भी यही रहने वाला है। अब बस फायदे की बात क्या है, जो हमारा R12 था और R21 था वो दोनों है तो इक्वल डिस्टेंस है, बट क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम किसी एक को भी नेगेटिव ले सकते हैं, एम आई राइट। तो अगर मेरे को पता है कि R12 इज नेगेटिव ऑफ R21 डिस्पाइट कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट मीन्स मुझे यहाँ से मिल जाता है कि F21 जो होगा वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ F12 के। कैसे पता चला, क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट थे, और क्योंकि एक वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव है मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक फोर्स है दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट, तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि कूलम्स लॉ जो है वो ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था वो, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 मार्क्स में वैसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे बता सकते हो आपकी जो कूलम्स लॉ है वो ओबे कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, तो वहाँ पर ये वाला फैक्ट आएगा, ठीक है। तो आई होप वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर मैं कूलम्स लॉ पढ़ रही हूँ तो मुझे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर जिसको हम प्यार से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसका मतलब भी पता होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। जो हमारा कूलम्स लॉ था उसने मुझे बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²,
राइट अब इस फैक्टर के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट थी वो वैल्यू जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा रुक कर बताऊंगी। अब ये एप्सिलॉन नॉट को हमें क्यों इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मुझे कूलम्स लॉ ने ये बता दिया कि जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन था वो डिपेंड करता है हमारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर, राइट। पर एक चीज़ मुझे कूलम्स लॉ डायरेक्टली नहीं बता पाया कि ये चीज़ थी कि अगर मेरे दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज हो जाए तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो था वो हाईली अफेक्ट होता है। तो वो चीज़ मुझे बताई इस एप्सिलॉन नॉट ने। इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी, राइट। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी कि कितना एक मीडियम उस फोर्स को परमिट कर रहा है। बट ये जो मैंने अपना एक फोर्स का फॉर्मूला बनाया था ये बात हो रही थी वैक्यूम की, राइट। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो था वो क्या था, वो परमिटिविटी इन वैक्यूम था। बट ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ पता है कि वैक्यूम जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो जितने भी दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे वो डेफिनेटली किसी ना किसी मीडियम में ज़रूर होंगे। तो हमें एक नई टर्म भी बनानी पड़ी, दैट वाज एप्सिलॉन, जिसका मतलब था परमिटिविटी इन एनी मीडियम, राइट। अब हर मीडियम जो है वो अलग तरीके से अफेक्ट करता है। चाहे वाटर की बात करें मीडियम में तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी, अगर हम एयर की बात करें तो परमिटिविटी अलग होगी, अगर हम किसी और चीज़ की बात करें तो परमिटिविटी अलग होगी। तो एप्सिलॉन जो होता है वो होता है परमिटिविटी इन एनी मीडियम। तो अब उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन को यूज़ करके हमारा फोर्स क्या बन जाएगा, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था वहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन द मीडियम। जो ये था ये फोर्स इन वैक्यूम हम अभी तक पढ़ रहे थे, और मीडियम के अंदर कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट। तो इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो वैक्यूम का फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ऐसे फोर्स इन मीडियम था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4 पाई कट हो जाएंगे। यहाँ पे बचता है हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचता है हमारा 1/एप्सिलॉन। तो ये जैसे ही हमारे शफल होंगे ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट इज आइदर यू कैन से द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ वैक्यूम इन फोर्स ऑफ मीडियम, या फिर रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, या परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसको हम नाम देते हैं कापा। कापा होता है एक छोटा सा के होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं कापा, जो कि डिनोट करता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो जब भी मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है दैट मीन्स मुझे या तो इसकी रेशियो निकाल के दिखानी है या तो इसकी रेशियो निकाल के दिखानी है, जो भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब मुझे अगर फोर्स निकालना है मीडियम का, राइट, तो मैं कैसे निकालूं, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे हमेशा मीडियम की ही बात करनी है। तो यहाँ पे था एप्सिलॉन, राइट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे एप्सिलॉन भी कैसे पता होगा, अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो मैं एप्सिलॉन की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। कैसे, यहाँ पर कापा था, एप्सिलॉन निकालना है तो वो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई कैन राइट एप्सिलॉन नॉट इनटू कापा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेसिक्स था। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन when they are separated with the distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ions? How many electrons मतलब n निकालना है मुझे। एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि Q की वैल्यू क्या होती है, n ऑफ E, राइट। तो E की वैल्यू हमें पता थी। अगर मुझे Q की वैल्यू पता चल जाती है, अगर मुझे चार्ज की वैल्यू पता चल जाती है तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकती हूँ, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है। वो मुझे चार्ज कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे फोर्स गिवन है, दैट मीन्स मुझे कूलम्स लॉ यूज करना है। तो कूलम्स लॉ होता था फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर मुझे फोर्स की वैल्यू गिवन है 3.7 into 10⁻⁹ ऑफ न्यूटन्स, राइट। दूसरी चीज़ मुझे गिवन थी कि Q1 और Q2 जो है वो इक्वल है, तो मैं उसको ले रही हूँ Q, दोनों इक्वल चार्जेस है।
और तीसरा मुझे गिवन था R जो है वो है 5 एंगस्ट्रॉम, जिसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 5 इंटू 10⁻⁻10 ऑफ मीटर्स, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स वॉज 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा था 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट बन गया Q² और R² हो गया मेरा 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे चार्ज मिल जाएगा तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से Q² की वैल्यू निकालते हैं, वो बन रही है 10.28 इंटू 10⁻38। एंड सिमिलरली जब हम Q निकालते हैं तो वो बनता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम। तो Q मुझे मिल गया है, मेरा चार्ज मुझे अब मिल चुका है। अब मुझे काम करना है हमारे N पर, तो N मुझे पता है वो क्या होता था, वो होता था Q/E, एम आई राइट, क्योंकि Q क्या होता था Ne। अब यहाँ पर हम अगेन वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये बन रही है मेरी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन E की वैल्यू क्या थी, चार्ज की वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये से ये हो गया कैंसल और आंसर आ गया हमारा 2। तो N इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो थे आयन में से मिसिंग थे। क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज अ फ्री पिथ बॉल A of 8 grams carries a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? तो the question is saying एक पिथ बॉल है A, एक पिथ बॉल है B। जिसको नहीं पता पिथ बॉल क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में इसको कंसिडर करो एज अ पॉइंट चार्ज, राइट, कि मुझे 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है A एंड B। तो मुझे गिवन है सबसे पहला A पिथ बॉल का मास दैट इज गिवन एज 8 ग्राम्स, और मुझे पता है मुझे हर कैलकुलेशन करनी है हमारी SI यूनिट्स में, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है केजीज में। दूसरी चीज मुझे गिवन था कि Q1 जो मुझे गिवन है दैट इज पॉजिटिव ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल B फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर, मतलब मुझे R भी गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको कर दिया है 100 से डिवाइड, तो मेरे पास इतनी वैल्यूज गिवन है। अब मुझसे कंडीशन ये बोली गई है कि जो मेरी फर्स्ट पिथ बॉल थी वो स्टेशनरी रहे, इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करो। स्टेशनरी का मतलब क्या है, अगर अब ये एक पिथ बॉल है कहीं हवा में खड़ी है तो डेफिनेटली उसकी एक ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या होती थी m1g, राइट। अगर मुझे इस ए पिथ बॉल को स्टेशनरी रखना है, स्टेशनरी कब रखते थे, जब दोनों जो सारे डायरेक्शन के फोर्सेस होते थे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते थे, राइट। तो अगर मेरा फोर्स जो लग रहा होगा ड्यू टू पिथ बॉल बी ऑन पिथ बॉल ए, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी मेरी बॉल जो होगी वो स्टेशनरी होगी। अगर मेरा फोर्स भी नीचे ही लग रहा है और मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है तो डेफिनेटली मेरी पिथ बॉल ए जो होगी वो नीचे गिर जाएगी। बट क्योंकि मुझे उसको स्टेशनरी रखना है, मतलब मेरा फोर्स जो ए पे लग रहा होगा ड्यू टू बी वो ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ऊपर की डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो बी से जो है वो दूर जा रहा है। दूर जाने का क्या मतलब है कि फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कब करेगा, अगर ए मेरा पॉजिटिव था तो बी भी तो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ये चीज़ समझ आई। क्योंकि मुझे फर्स्ट बॉल को स्टेशनरी रखना है, उसकी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे भी लग रही थी m1g, अगर मुझे उस बॉल को स्टेशनरी रखना है और जो b उस पर फोर्स लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, तो मुझे उस फोर्स को अपवर्ड रखना होगा ताकि मेरे जो फोर्सेज हैं वो कैंसिल होके इस a को स्टेशनरी रख पाए। अगर मैं उसको डाउनवर्ड करती, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेती तो वो फोर्स डाउनवर्ड लगता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड्स प्लस जो ग्रेविटी थी वो भी डाउनवर्ड, मतलब मेरी फर्स्ट जो बॉल थी वो नीचे जाती, वो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे स्टेशनरी चाहिए थी। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो B का चार्ज था वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ मुझे पता चल गई। दूसरी मुझे ये पता चली जो फोर्स ऑफ AB था वो क्या होगा, वो m1g के इक्वल होगा, तभी तो ये बॉल स्टेशनरी जाएगी, राइट। तो हम लोग एग्जैक्टली उसके अंदर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। FAB क्या होता था, FAB होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m1g। वैल्यूज पुट करो, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 मुझे गिवन था 5 इंटू 10⁻8। Q1 Q2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। R हो गया मेरा 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। m1 की वैल्यू मुझे पता है 8 इंटू 10⁻³ इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। तो यहाँ से मुझे Q2 की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। Q2 क्या आ रहा है, दैट इज 4.36 इंटू 10⁻7 कूलम, दैट इज टू पॉजिटिव। वो तो मुझे यहीं पर पता चल गया था और यहाँ से भी मुझे वैसे भी वैल्यू पॉजिटिव ही मिल रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक और, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे एक फ्रेश माइंड के लिए। तो इट सेज द टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। मतलब मुझे आर गिवन है 50 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू बन जाती है, अगर मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, दैट इज -10⁻2 से मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। एंड चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻7, मतलब मुझे Q गिवन है 6.5 इंटू 10⁻7 ऑफ कूलम। अब मेरे पास दो स्फेयर्स थे ए एंड बी और एक अनचार्ज स्फेयर तीसरा मेरे पास आया। सपोज ये ए था मेरे पास एंड लेट द थर्ड स्फेयर बी सी। तो मेरे पास एक C आया अनचार्ज स्फेयर। मुझे पता है इस A के ऊपर चार्ज कितना था Q और इस C के ऊपर चार्ज कितना था 0। तो जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, राइट, अगर ये दोनों A और C कांटेक्ट में आते हैं, मतलब यहाँ पर कंडक्शन होगी ऑफ चार्जेस। तो वो कंडक्शन कब तक चलेगी, जब तक दोनों का चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता, राइट। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर Q था, यहाँ पर 0 था, तो ये जब बैलेंस हो जाएगा तो दोनों के अंदर कौन सा चार्ज बचेगा, दोनों का मीन ही तो बचेगा, दैट इज हाफ इधर आ जाएगा और हाफ उधर चला जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास आ गया कि A के पास चार्ज आ गया Q/2 और C के पास चार्ज आ गया Q/2। अब इसके बाद ये जो C था वो गया B के पास, राइट। B के पास इनिशियली चार्ज था Q और C के पास अब चार्ज है Q/2, क्योंकि इसके बाद आया है वो, राइट। अब जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज B और C, यहाँ पर चार्ज था Q, यहाँ पर चार्ज है Q/2। तो अब इनको भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा जो इनका चार्ज था बाय कंडक्शन। तो जैसे ही अब हम इनको थोड़ी देर बाद सेपरेट करेंगे तो इन दोनों का मीन आ चुका होगा B और C पर इंडिविजुअली। अगर आप इनका मीन बनाते हो Q प्लस Q/2 का भी हाफ, तो वो बनता है 3Q/4 और यहाँ पे भी बनता है 3Q/4, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, मुझे C जो है वो फाइनली रिमूव हो चुका है और मेरे पास A की नई वैल्यू आ चुकी है चार्ज की Q/2 और B की वैल्यू आ चुकी है 3Q/4। तो अब मुझे इनके बीच का नया फोर्स निकालना है। तो वो फोर्स होगा तो वही ना कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब की बार मेरे पास Q1 है Q/2, Q2 है 3Q/4। तो वैल्यूज पुट करते, ये बन गया 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 वॉज Q/2 इंटू Q2 इज 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 50 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज आप पुट करोगे, जैसे Q की दैट इज 6.5 इंटू 10⁻7, आपके पास एग्जैक्टली नया फोर्स जो होगा उनके बीच का आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये काम मैं आपके लिए आपका होमवर्क रख रही हूँ कि आपको इसका फोर्स निकालना है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining above the two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of charge Q? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर। उसने मुझे बोला 2 पॉइंट्स है जहाँ पर चार्जेस केप्ट है कैपिटल Q। सपोज वो A और B पॉइंट्स हैं जहाँ पर कैपिटल Q जो थे हमारे चार्जेस रखे हुए हैं। इनकी लाइन जॉइनिंग जो कि सेपरेशन थी R की, वहाँ पर कहीं एक थर्ड चार्ज है स्मॉल q, राइट। कहीं मेंशन नहीं है वो कितना दूर है, कहाँ था, तो हम लोग सिंपली उसको कहीं भी प्लेस कर देते हैं।
अब देखते हैं अगर इस Q की बात करूं तो A से कितना दूर है, लेट अस सपोज वो A से दूर है सिर्फ x यूनिट्स के लिए, तो वो B से कितना दूर हो जाएगा हमारा स्मॉल q, वो हो जाएगा r माइनस एक्स से। एम आई राइट? अब देखते हैं, अब समझो सबसे पहले तो साइन की बात करते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग कि तीनों जो चार्जेस थे वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के मतलब क्या होता है कि तीनों तरफ से जहाँ से भी चार्जेस जब फोर्स लग रहे हैं वो सारे कितने हैं, वो इक्वल है और ऑपोजिट है, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरे कैपिटल Q और कैपिटल Q जो थे वो पॉजिटिव चार्जेस थे, दैट मीन्स वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पर अगर मेरे को इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब मुझे फोर्स ऑफ रिपल्शन का उल्टा फोर्स चाहिए, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे इस कैपिटल Q को और इधर से इस कैपिटल Q को अट्रैक्ट करे। फिर चाहे वो इन दोनों को आपस में वो दोनों रिपेल भी कर रहे होंगे तो भी वो इक्विलिब्रियम में रहे। एम आई राइट? अगर सपोज अगर यहाँ पर भी इसका लाइक चार्ज होता, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो ये वाला स्मॉल q भी इसको धक्का दे रहा है और बड़ा वाला q भी इसको धक्का दे रहा है, तो ये a जो था, a पे पोजीशन पे जो q था वो तो दूर भाग जाना चाहिए, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम, मतलब मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होती है? जब इसका चार्ज जो होगा वो उल्टा होगा। तो मुझे स्मॉल q का साइन पता चल चुका है, दैट इज ऑपोजिट फ्रॉम कैपिटल Q। अब कैपिटल Q मुझे मेंशन नहीं है पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो मैंने सीधा लिख दिया उसको ऑपोजिट फ्रॉम कैपिटल Q। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये थ्योरी आपको पेपर के अंदर लिखनी पड़ेगी आपको अगर मार्क्स चाहिए तो मेरे पास साइन की बात हो चुकी है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम की बात। जितना ये दोनों बड़े क्यूज जो थे एक दूसरे को रिपेल करने में फोर्स लगा रहे हैं, अगर उतना ही फोर्स ये छोटा क्यू इनको अट्रैक्ट करने में लगा रहा होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब जो मेरा फोर्स इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन होगा, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, राइट? ये क्यू इस पर भी इतना ही फोर्स लगाया ऑफ अट्रैक्शन, इस पर भी इतना फोर्स लगाया अट्रैक्शन, तभी तो वो दोनों के रिपल्शन के इक्वल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ से फोर्स अगर देखते हैं इस छोटे क्यू और बड़े क्यू के बीच का फोर्स, तो वो हो जाएगा k इंटू बिग क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? x, राइट? वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो क्या हो जाएगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r क्या है अब की बार? r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन मुझे मिल गई, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है r माइनस एक्स के होल स्क्वायर से। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन 2। तो मुझे पोजीशन भी पता चल गया है कि यहाँ पर वो एकदम मिड पॉइंट पे रखा हुआ है हमारा चार्ट। अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू, तो हम दोबारा आ जाते हैं उसी चीज के ऊपर कि जितना इन दो के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा छोटे और बड़े क्यू में, उतना ही तो दोनों बड़े क्यू का फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, सो दैट कि ये दोनों तीनों जो थे वो इक्विलिब्रियम में रहे, राइट? तो वही चीज देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू कितना होगा? वो होगा k इंटू स्मॉल कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मुझे पता है, मैं लिख सकती हूँ r अपॉन 2 का स्क्वायर, राइट? वो इक्वल होगा दोनों बड़े क्यूज के रिपल्शन के इक्वल, राइट? दैट मीन्स k ऑफ कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से आप इनकी वैल्यूज जब कैंसल आउट करोगे और सब वैल्यूज निकालोगे तो मेरे पास आ रहा है स्मॉल q दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q का 1/4। फाइन, तो यहाँ से मुझे साइन पता चल गया था, यहाँ से मुझे पोजीशन पता चल गई थी और यहाँ से मुझे मैग्नीट्यूड पता चल गया था कि वो बड़े Q का 1/4 ही होगा। पे मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। अब आपका काम बचता है जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग सम टाइम। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।